नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, यकीनन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास में हम एक रेयर विचारक के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने इनको रेयर विचारक इसलिए कहा है कि इनको लेकर जो कंटेंट है ना, वो बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है या कम मात्रा में मिलता है। जैसे साथियों, इनके जैसे ही और विचारक एसएफ नाडेल साहब की चर्चा करें, जिसके बाद में एमएसए राव की चर्चा करें, एनके बोस की चर्चा करें, सुरजीत सिन्हा जी की चर्चा करें, शर्मिला रेगे की चर्चा करें, नीरा देसाई की चर्चा करें, बीना अग्रवाल मैडम की चर्चा करें, तो ये थिंकर तो ऐड कर दिए, लेकिन दुविधा है कि हम पढ़े तो कहाँ से पढ़ें। वो तो मैं शुक्रगुजार हूँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी का, जहाँ से मुझे आज के कंटेंट को तैयार करने में मदद मिली है। अदरवाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में हिंदी माध्यम की जितनी भी प्रमाणिक किताबें चलती है ना, सब है मेरे पास समाजशास्त्र की। लेकिन दुविधा, एक भी ऐसी सिंगल किताब नहीं है जिसमें ड्यूमा के बारे में 2 पेज से ज़्यादा का कंटेंट दे रखा हो। बड़ी मेहनत और मशक्क़त करके आज की क्लास तैयार कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस भाव उद्देश्य लगन के साथ मैं क्लास बना रहा हूँ, वही भाव उद्देश्य लगन आपका भी होना चाहिए। साथ ही एक प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है कि सर ये क्लासेज नेट के लिए इम्पोर्टेंट है, जीआरएफ के लिए है, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। मैं बताना चाहता हूँ, आप समाजशास्त्र विषय के शिक्षार्थी हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा ड्यूमा से, गलत होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ साहब, मुद्दे पर आ जाओ। अब मुद्दा यह है कि हम ड्यूमा साहब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो, अगर हम इनके लाइफ स्केच की चर्चा करें, तो मिस्टर ड्यूमा है ना, वो फ्रांस के रहने वाले थे। मतलब मिस्टर ड्यूमा साहब के पास जो नागरिकता थी ना, वो फ्रांस की थी। लेकिन फिर बात ये निकल कर आती है कि गुरुजी, इनके पास केवल ही फ्रांस की नागरिकता थी, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ था ग्रीस में। ठीक है, और ग्रीस है ना, जिसे हम प्राचीन यूनान के नाम से भी जानते हैं। जब कभी आप यूरोप का मानचित्र देखोगे, तो यूरोप के मानचित्र में उत्तरी और पूर्वी, ठीक है, वो आप देखना, उत्तरी पूर्वी जब यूरोप को देखेंगे ना, तो वहाँ पर ये देश दिखाई देगा आपको, ग्रीस। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जो ग्रीस की राजधानी है ना, उसका नाम है एथेंस। और ग्रीस में ही एक शहर है, और उस शहर का नाम है थेसालिनिकी। तो ये जो मिस्टर ड्यूमा है, इनका जन्म हुआ था थेसालिनिकी में, और इनका जन्म हुआ था 1911 में। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि मिस्टर ड्यूमा है ना, इनकी डेथ हो गई थी 1998 में, 1998 में ये डेथ कर गए थे। ठीक है, मुद्दा ये भी नहीं है। फिर मुद्दा ये हो सकता है थोड़ा सा, इनका जन्म ग्रीस में हुआ तो वजह क्या रही कि जिसकी वजह से इनको फ्रांस की नागरिकता लेनी पड़ी? तो इसमें जो प्रमुख वजह थी ना, वो था सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, जिसकी वजह से मिस्टर ड्यूमा है, उसने ग्रीस छोड़ा, और ग्रीस छोड़ के मिस्टर ड्यूमा है, वो कहाँ आ गए? फ्रांस में आ गए। ठीक है, इतना ही जान लीजिए। और फिर जिसके बाद में एक प्रश्न ये निकल कर आता है कि जो ड्यूमा है, उसका जो अध्ययन का अप्रोच है ना, वो अध्ययन का अप्रोच कौन सा था? तो याद रखें, इनका जो भाई साहब अध्ययन का अप्रोच था ना, वो इंडोलॉजी था। इंडोलॉजी को बोलते हैं भारत विद्या, अध्ययन का एक ऐसा स्टाइल जो भारतीय संस्कृति को फॉलो करता है, एक ऐसा स्टाइल जो भारतीय परंपराओं को फॉलो करता है, एक ऐसा स्टाइल जो वैदिक साहित्य को फॉलो करता है, एक ऐसा स्टाइल जो यहाँ के पुराणों को फॉलो करता है। डैट इज इंडोलॉजिकल पर्सपेक्ट। मतलब इन्होंने एक बात कही थी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कहते थे कि अगर भारतीय समाज को समझना है ना, तो आपकी आंखों पे जो चश्मा है, ये पश्चिम का चश्मा नहीं होना चाहिए,
आप वेस्टर्न सोच के साथ भारतीय समाज को कैसे समझ सकते हो? भारतीय समाज को समझने के लिए आपको भारत का ही बनना पड़ेगा, और भारत का बनने के लिए हमें इंडोलॉजिकल अप्रोच को काम में लेना पड़ेगा। एक प्रश्न ये शायद आरपीएससी में पूछा गया था कि फ्रांस में भारत का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? तो मिस्टर ड्यूमो है ना, जिन्हें फ्रांस में भारत का विशेषज्ञ माना जाता है। उसका प्रमुख कारण यह है कि मिस्टर ड्यूमो साहब है ना, उन्होंने अधिकतर समय हमारे यहाँ बिताया है। और ध्यान रखना, इनका जो अध्ययन था ना, वो पूर्ण रूपेण इंडियन सोसाइटी को लेकर था, जिसमें धर्म भी आ जाएगा, जिसमें जाति व्यवस्था भी आ जाएगी, जिसमें नातेदारी व्यवस्था भी आ जाएगी। ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर। गोरखपुर के एक गांव में मिस्टर ड्यूमा साहब है ना, वो लगभग 15 महीने तक रहे थे। और ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि ड्यूमा ने नातेदारी या जाति व्यवस्था का अध्ययन किया है ना, वो तमिलनाडु के कल्लार समुदाय का किया है। ठीक है, मिस्टर ड्यूमा ने प्रेमलाई कल्लार, ठीक है, जो कल्लार समुदाय है इसका भी अध्ययन किया। और मिस्टर ड्यूमा साहब है ना, उसने दक्षिण भारत के द्रविड़ों का भी अध्ययन किया है। अगर साथियों हम वही इंडोलॉजी की बात करें कि हमारे समाज शास्त्र में इनके अलावा और इंडोलॉजी के कौन आते हैं, तो मिस्टर जीएस घुरिया है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इंडोलॉजी के सबसे बड़े पुजारी थे मिस्टर जीएस घुरिया साहब। और जीएस घुरिया साहब की जो स्टूडेंट थी ना, बर्मा की थी मैडम इरावती कर्वे। मैडम इरावती कर्वे है ना, उन्होंने भी इंडोलॉजी को काम में लिया है। लेकिन ध्यान रखना, मैडम इरावती कर्वे है वो क्षेत्रीय अप्रोच को भी काम में लेती है, और जिसके बाद में मैडम इरावती कर्वे है ना, वो टेक्सचुअल यानी यहाँ पर जो ग्रंथ या पाठ है अप्रोच है ना, उसको भी काम में लेती है। अब आप कहोगे कि मैडम का जो क्षेत्रीय अप्रोच है वो कहाँ दिखाई देता है? वो दिखाई देता है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में नातेदारी संगठन। वो दिखाई देता है संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली का भी मैडम ने डिटेल्स में अध्ययन किया है। नातेदारी को 4 भागों में बांटा है मैडम ने, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और मध्य क्षेत्र। तो मैडम क्षेत्रीय से भी आती है, फील्ड व्यू से भी आती है। वही मैडम का एक उपन्यास है, और उस उपन्यास का नाम है युगांतर। युगांतर बोल दो या युगांता बोल दो, महाभारत के जो किरदार हैं, महाभारत के किरदारों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैडम इरावती कर्वे है ना, जिसने गहनता से विश्लेषण किया है। ठीक है, वहीं साथियों अगर हम ड्यूमा की बात करें ना, तो ड्यूमा साहब भी ना केवल इंडोलॉजी से थे, ड्यूमा साहब भी ना केवल इंडोलॉजी से थे, बल्कि मिस्टर ड्यूमा साहब है ना, वो भी फील्ड व्यू से आते हैं। क्षेत्र में गए थे मिस्टर ड्यूमा। ड्यूमा ने एक बात और कही थी कि आप केवल ग्रंथों के आधार पर, हाँ, आपका जो पिक्चर है ना, समाज को जो समझने की थीम है, वो तो ग्रंथों के आधार पर तैयार हो जाएगी, लेकिन उसकी पुष्टि करने के लिए, जैसे मान लो ये इंडोलॉजी से थे, अब वेदों में कोई बात लिखी हुई है, जैसे साथियों ये हिरार्की की बात करते हैं, संस्तरण की, ठीक है, और हमारे देश में जो संस्तरण पाया जाता है ना, वो राजनीतिक आधारित संस्तरण नहीं होता, वो धन आधारित संस्तरण नहीं होता, वो पावर आधारित संस्तरण नहीं होता, बल्कि जो रिचुअलिस्टिक अप्रोच होती है ना, जैसे हम धार्मिक अनुष्ठान बोलते हैं, उनके आधार पर हमारे देश में संस्तरण पाया जाता है। ये बात वेद और पुराणों में लिखी गई है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 4 वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इनकी पुष्टि करने के लिए कि जो लिखा है वो सही है या गलत है, हमें फील्ड में जानना पड़ेगा। तो मिस्टर ड्यूमो साहब है ना, वो दोनों से आते हैं, वो फील्ड व्यू से भी आते हैं, और मिस्टर ड्यूमो है ना, वो इंडोलॉजी से भी आते हैं। अब ये दुविधा है हमारे देश में कि इनको हमेशा इंडोलॉजिकली माना गया है, बल्कि ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ साहब मुद्दे पे। अब मुद्दा यह है कि आज हम ड्यूमो को पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा ड्यूमो ने हमारे लिए क्या किया, ड्यूमो ने हमें समाजशास्त्र में क्या क्या दिया? तो पहली बात तो आप याद रखें, ड्यूमो का इंडोलॉजिकल अप्रोच। पूर्ण रूपेण स्पष्ट तौर पर मिस्टर ड्यूमो ने यह बात कही है
कि हमें अगर भारतीय समाज को समझना है ना, तो हमें जो पश्चिम का चश्मा है, जो पश्चिम का दृष्टिकोण है, या जो पश्चिम का नजरिया है ना, उसको सिरे से खारिज कर देना है। भारत की जाति व्यवस्था को समझने के लिए, भारत के हिरार्की सिस्टम को समझने के लिए, भारत की वर्ण व्यवस्था या समाज को समझने के लिए हमें भारत का होना ही पड़ेगा। ठीक है, भारत को समझने के लिए भारतीय समाज की जो पिक्चर है ना, वो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया कि मिस्टर ड्यूमा है वो किससे आते हैं, इंडोलॉजी से। दूसरी बात ये याद रखें, जैसे साथियों हम जीएस घुरिये की बात करें ना, तो जीएस घुरिये साहब, सॉरी, हम इमाइल दुर्खिम साहब की बात करें तो मिस्टर दुर्खिम साहब है ना, वो सैक्रेड और प्रोफेन की बात करते हैं धर्म के संदर्भ में, पवित्र और साधारण। ध्यान रखना, मिस्टर दुर्खिम साहब है ना, वो धर्म के संदर्भ में दो कंसेप्ट की बात करते हैं। एक तो वो पवित्र की बात करते हैं, दूसरे वो साधारण यानी अपवित्र की बात करते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इन्हें सैक्रेड और प्रोफेन। ठीक है, आप अंग्रेजी में याद रखें, अंग्रेजी में दुर्खाइम बोलते हैं सैक्रेड और प्रोफेन। ठीक है, मतलब दुर्खाइम साहब यूं कहना चाह रहे थे कि ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक क्रियाकलापों के टच में रहते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक क्रियाकलाप करने की परमिशन होती है, वो तो पवित्र में आ जाएंगे, और जिन्हें धार्मिक क्रियाकलाप करने की परमिशन नहीं होती, या जो दो धार्मिक क्रियाकलाप नहीं करते, वो किस में आ जाएंगे, अपवित्र में आ जाएंगे। तो धर्म के संदर्भ में प्योरिटी और इम्प्योरिटी की बात कौन करता है, मिस्टर दुर्खाइम करता है। जाति के संदर्भ में याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति के संदर्भ में पवित्रता और अपवित्रता की बात किसने की है, मिस्टर ड्यूमा ने कही है। ड्यूमा ने इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। मिस्टर ड्यूमा साहब यूं कहता है कि अगर हम पश्चिम की बात करें ना, पश्चिम को मोटा मोटी आप यूरोप मान लीजिए, कि अगर हम जब यूरोप को देखते हैं तो यूरोप में जो स्टेटिफिकेशन पाया जाता है, स्टेटिफिकेशन को बोलते हैं स्त्रीकरण, ऊंच नीच वाली बात है ना, जिसे बोलते हैं हम हिरार्की भी बोल सकते हैं। तो पश्चिम में जो ऊंच नीच का भाव पाया जाता है ना, वो वर्ग आधारित होता है। ऊंच नीच का भाव पाया जाता है वो आर्थिक विशेषता आधारित होता है, वो राजनीतिक आधारित होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो हिरार्की पाई जाती है ना, वो हिरार्की धर्म आधारित होती है। ऐसी जातियाँ जिन्हें धार्मिक क्रियाकलाप करने की परमिशन होती है, ऐसी जातियाँ जो धार्मिक क्रियाकलाप करती हैं, ऐसी जातियाँ जो रिचुअलिस्टिक अप्रोच है ना उसको फॉलो करती है, तो उसका जो स्टेटस है ना, उसका स्टेटस हमेशा ऊंचा ही रहता है। यहाँ पर इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, इन्होंने एक उदाहरण दिया था, जैसे साथियों हम पावर की बात करें, इसको आप इस तरीके से समझें, जैसे हम पावर की बात करें, पावर को बोलते हैं शक्ति। अब ध्यान रखेंगे, जो शक्ति है ना, ये राजनीतिक शक्ति भी हो सकती है, जिसके बाद में जो शक्ति है ना वो आर्थिक भी हो सकती है। मान लेते हैं कि किसी को राजनीति में ऊंचा पद मिल गया तो उसके पास राजनीतिक पावर आ गई, कोई रुपए पैसों में बहुत पैसे वाला है तो उसके पास आर्थिक पावर आ गई। लेकिन ड्यूमो हमेशा एक बात कहते हैं कि जो स्टेटस होता है ना, जो स्टेटस होता है, स्टेटस हमेशा धर्म आधारित होता है। स्टेटस है ना वो हमेशा धर्म आधारित होता है। और समाज में जो स्टेटिफिकेशन पाया जाता है, समाज में जो स्त्रीकरण पाया जाता है ना, या यूं कह सकते हैं समाज में जो संस्तरण पाया जाता है, ये संस्तरण की बात करते हैं, सोसाइटी में जो हमेशा संस्तरण पाया जाएगा ना वो धर्म आधारित पाया जाएगा, मतलब ये एक बात कहते हैं। और इंडोलॉजी में इन्होंने विशेष तौर पर यह कहा है कि पहले हम वैदिक काल की चर्चा करें, या राजा महाराजा या क्षत्रियों की चर्चा करें, भले ही उनके पास पावर थी, भले ही वो एक बहुत बड़े साम्राज्य पर एकाधिकार रखते थे, भले ही शासन या शक्ति का संचालन है ना उनके द्वारा होता था, लेकिन वो भी एक ब्राह्मण के कंट्रोल में रहते थे। मतलब प्राचीन काल से ही जो रिचुअलिस्टिक अप्रोच को जो व्यक्ति रखता है ना उसका स्टेटस हमेशा ही ऊंचा पाया जाता था। ये बात भी मिस्टर ड्यूमो ने कही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को समझिए। जब हम संस्तरण की बात करते हैं, संस्तरण में इन्होंने जो सर्वोपरि माना है ना, प्रमुख आधार जिसको माना है, डेट इज रिचुअलिस्टिक अप्रोच, यानी ये कर्मकांडों को महत्व देते हैं। ठीक है,
और हाँ, याद रखें, पवित्रता और अपवित्रता में भी ये जो अपवित्रता है ना, इसके दो प्रकार बताए हैं। इम्प्योरिटी, जो अपवित्रता है ना, इम्प्योरिटी, इसके भी दो प्रकार बताए हैं। मैं लिख देता हूं, इसके भी इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। सबसे पहले ये टेम्परेरी की बात करता है, टेम्परेरी को बोलते हैं अस्थायी, अस्थायी अपवित्रता, और जिसके बाद में स्थायी अपवित्रता। अब आप यूँ कहोगे कि गुरुजी टेम्परेरी इम्प्योरिटी क्या होती है? जैसे कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो कंडीशनल होती हैं, समय स्थान के सापेक्ष होती है। जैसे महिलाओं की चर्चा करें, अब महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, तो मिस्टर ड्यूमो साहब यूँ कहते हैं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जब महिलाओं को पीरियड्स आते हैं ना, तो अपवित्रता की संज्ञा दी है। लेकिन जैसे ही वो जो साइकिल खत्म हुआ, 28 दिन का जो साइकिल रहता है वो खत्म हुआ, मेडिकल साइंस जैसा मानता है, तो वो अपवित्रता से वापस पवित्रता में आ जाती है। जैसे साथियों, हम रास्ते में जा रहे हैं, अब कोई डेड बॉडी हमें नजर आ गई, मृत शरीर को हमने देख लिया, या हम किसी के दाह संस्कार में गए, तो हम कुछ समय के लिए इम्प्योर हो गए, है ना, अपवित्र हो गए। लेकिन घर जाके हमने स्नान किया, पूजा पाठ किया, वापस हम पवित्र हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अपवित्रता होती है वो अस्थायी होती है। वहीं साथियों, अगर हम स्थायी की चर्चा करें ना, स्थायी में जैसे वर्ण आधारित या जाति आधारित, ऐसी जातियां या ऐसे लोग जो चमड़े का काम करते हैं, ऐसे लोग जो मृत पशुओं की खाल उतारते हैं, ऐसे लोग जो मृत पशुओं की खाल उतारते हैं, या ऐसे लोग जो मांस मदिरा या मेले ढोने का काम करते हैं ना, जो गंदगी को अपने सर पर लाद के, और फिर वो एक अलग कास्टिज्म वाली बात आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इन्होंने इम्प्योरिटी को दो भागों में बांटा है, टेम्परेरी इम्प्योरिटी और परमानेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, जाति के संदर्भ में पवित्रता और अपवित्रता की बात मिस्टर ड्यूमो करता है, और धर्म के संदर्भ में सैक्रेड और प्रोफेन की बात कौन करता है? मिस्टर दुर्खाइम करता है। ठीक है, दो चीजें हो गई। सबसे पहले इंडोलॉजिकल अप्रोच की बात करता है, फिर जिसके बाद में प्योर और इम्प्योर की बात करता है, फिर जिसके बाद में ये हिरार्की की बात करता है, ये संस्तरण की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जातीय संस्तरण की बात करता है। ठीक है, और जातीय संस्तरण में भी याद रखें, ये पश्चिम मॉडल की बात करता है। ये मिस्टर ड्यूमो साहब है ना, वो यूं कहता है कि पश्चिम का जो मॉडल पाया जाता है ना, डेट इज इंडिविजुअलिज्म। पश्चिम का जो मॉडल है ना, वो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को फॉलो करता है, और हमारे यहाँ जो पाया जाता है वो हॉलिज्म अप्रोच को फॉलो करता है, वो समग्रवादी। मतलब याद रखें कि जो पश्चिम समाज है ना, मैं लिख देता हूँ, जो पश्चिम समाज है, वो पश्चिम समाज है ना भाई साहब, व्यक्ति केंद्रित होता है। ठीक है, ये बात ये कहते हैं इंडिविजुअलिज्म। पश्चिम का जो समाज है वो व्यक्ति केंद्रित होता है, और हमारे यहाँ जो भारत का समाज है ना, भारतीय समाज है, वो समग्रवादी होता है। ठीक है, समग्र या समष्टिवाद, हॉलिज्म अप्रोच की बात करते हैं, समग्र या समष्टिवाद। वो समग्र या समष्टिवाद की बात इसलिए करता है, जैसे फिर बात ये निकल कर आई, ड्यूमा ने ये बात तो कह दी कि भारतीय समाज है ना, वो समष्टिवाद का समर्थन करता है, लेकिन ये जो समष्टिवाद है ना, ये पार्ट में पाया जाता है या संपूर्ण व्यवस्था में पाया जाता है? ध्यान रखना इनके। फिर ये एक और विचार निकल कर आते हैं कि जो समष्टिवाद है किसी एक स्पेशल क्षेत्र में पाया जाएगा, या वो संपूर्ण समाज हुल में पाया जाएगा। तो ध्यान रखें कि ये जो हॉलिज्म वाली अप्रोच है ना, ये संपूर्ण समाज में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम होते हैं, सभी के लिए समान रूप से नियम होते हैं। जैसे जाति व्यवस्था की बात करें, अब उस जाति व्यवस्था में जितने भी व्यक्ति आते हैं ना, सारे नियम सभी व्यक्तियों के लिए लागू होते हैं। ये नहीं कि भाई कुछ व्यक्तियों के लिए नियम लागू हो रहे हैं और कुछ व्यक्तियों के ऊपर दूसरी जाति के लिए लागू हो रहे हैं। तो ये जो होलिज्म वाली व्यवस्था पाई जाती है सभी पे होती है। ठीक है, जिसके बाद में ध्यान रखें, इन्होंने धर्म का समर्थन किया है।
मिस्टर ड्यूमा है ना, उन्होंने धर्म का समर्थन किया है। और ड्यूमा ने जो संस्तरण थ्योरी दी थी ना, संस्तरण थ्योरी का जो प्रमुख आधार दिया था वो रिचुअलिस्टिक अप्रोच ही दिया था। ठीक है, जिसके बाद में इसको आप जरूर याद रखें, इंडिविजुअलिज्म अप्रोच। इंडिविजुअलिज्म अप्रोच पश्चिम में पाई जाती है और होलिज्म वाली अप्रोच है ना, वो भारत में पाई जाती है। फिर जिसके बाद में मिस्टर ड्यूमा है ना, वो स्टेटस एंड पावर की बात करता है। ठीक है, यहां पर मिस्टर ड्यूमा के अनुसार जो स्टेटस होता है ना, स्टेटस का मतलब होता है सामाजिक स्थिति। पावर ठीक है, तुम्हारे पास पावर कहीं से भी आ रही है, राजनीति से पावर आ रही है या तुम्हारे पास पैसों की पावर आ रही है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमेशा जो स्टेटस है ना, स्टेटस के आधार पर व्यक्ति की पहचान होती है। ठीक है, स्टेटस के आधार पर व्यक्ति की पहचान होती है, और जो स्टेटस होता है ना, वही संस्तरण का आधार होता है। और जो स्टेटस होता है ना, इसी के आधार पर, या हम यूं कह सकते हैं, स्टेटस को बनाने के लिए प्योर और जो इम्प्योर वाला कंसेप्ट है ना, वो लागू होता है। क्योंकि स्टेटस बनेगा ही धार्मिक अनुष्ठानों से, जो पवित्रता बनेगी ना, वो धार्मिक अनुष्ठानों से ही बनेगी। तो मेनली इन्होंने देखा था हमारे देश में कि यहाँ के लोग है ना, वो भेदभाव बहुत करते हैं। यहाँ के लोगों में जो ऊंच नीच का भाव है ना, वो अमीरी और गरीबी का भाव नहीं है। यहाँ के लोगों में जो ऊंच नीच है ना, वो राजनीतिक जो स्टेटस या राजनीतिक स्थिति है ना, उसके आधार पर भी नहीं है। जैसे हम राजस्थान की चर्चा करें, अभी राजस्थान का डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा है। यूपी का अगर मैं सही हूं तो केशव चंद्र मौर्य है ना, कुछ मौर्य सरनेम के ही है, वो भी स्वर्णकाश से नहीं आते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डिप्टी सीएम बन गए या फिर वो सीएम। जैसे हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया मैडम की चर्चा करें, द्रौपदी मुर्मू जी की, तो ल्यूई डूमा के अनुसार द्रौपदी मुर्मू जी है ना, वो सर्वश्रेष्ठ पायदान पर नहीं। हमारे अनुसार हमारा संविधान तो कहता है कि मुर्मू जी है, लेकिन ड्यूमा क्या कहता है कि इस देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना, वो भाई साहब वही व्यक्ति को माना जाएगा जो धार्मिक ग्रंथों के टच में है, जो धार्मिक क्रियाकलाप करता है, जो अनुष्ठान करता है, जो रिचुअल्स कस्टम टोटम है ना, उनको फॉलो करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि ड्यूमा स्टेटस और पावर की बात करता है। स्टेटस धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है और पावर है ना, वो राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। पावर से ऊपर, यानी जो शक्ति के ऊपर होती है ना, वो क्या होता है, स्टेटस होता है। ठीक है, जिसके बाद में जैसा कि मैंने कहा, समष्टिवाद की अवधारणा भी दी है इन्होंने। मिस्टर ड्यूमा साहब है, उन्होंने समष्टिवाद की अवधारणा दी है। और ये जो होलिज्म थ्योरी है ना, जैसा कि मैं आपको बता चुका, ये हमारे भारतीय समाज की पहचान है। और जो व्यक्तिवाद है ना, इंडिविजुअलिज्म है, ये पहचान है पश्चिम की। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति को जकड़ रखा है, हमारे यहाँ व्यक्ति कैद है, वो खुल के अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता। वो धर्म के चंगुल में है, परंपराओं के चंगुल में है, यहाँ के मूल्यों में है। ठीक है, और जिसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि मिस्टर ड्यूमा है ना, इसने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का विरोध किया है, आर्थिक निर्धारणवाद का। ध्यान रखना, आर्थिक निर्धारणवाद का समर्थन कौन करता है, मिस्टर मार्क्स करता है। आर्थिक निर्धारणवाद की बात की है मिस्टर मार्क्स ने दो स्टेटस बताई है या दो कंडीशन बताई है। एक मिस्टर मार्क्स है ना, सब स्ट्रक्चर की बात करता है, एक सुपर स्ट्रक्चर की बात करता है। जो सब स्ट्रक्चर होता है ना, आर्थिक संरचना होती है, और सुपर स्ट्रक्चर होती है, वो सामाजिक संरचना होती है। तो मिस्टर मार्क्स यूं कहता है कि जैसे ही सब स्ट्रक्चर में परिवर्तन आएगा, सुपर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बदल जाएगी। मतलब अर्थव्यवस्था ही सब कुछ परिवर्तन करती है। लेकिन इसने विरोध किया है, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है ना, उसका खंडन करते हैं। वो खंडन इसलिए करते हैं कि अर्थव्यवस्था से ज्यादा हमारे यहाँ विचारधारा प्रभावी होती है। जैसा कि मैंने कहा ना भाई, कोई व्यक्ति कितना भी पैसे वाला है, इससे उसकी पहचान नहीं है। यहां पर पहचान है एक विचारधारा, और विचारधारा कैसे जुड़ी हुई है, धर्म से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहां पर जो हमारा हिरार्की पाया जाता है ना, पदानुक्रम पाया जाता है, वो भी धर्म आधारित पाया जाता है। यहां पर ध्यान रखना, संपूर्णता बनाम व्यक्तिवाद, हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति, अंबानी अडानी वाली जो अप्रोच है ना, वो हमारे यहाँ नहीं चलती है, वो पश्चिम में चलती है, वो वर्ग व्यवस्था में चलती है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आर्थिक व्यवस्था से ऊपर
सर्वोपरि होता है ना वो धार्मिक कंडीशन होती है, ठीक है। जिसके बाद में नातेदारी की भी बात करते हैं, अलायंस थ्योरी की बात करते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे समाज शास्त्र में अलायंस थ्योरी, गठबंधन का जो सिद्धांत है ना, वो लेवी स्ट्रॉस ने भी किया है, ठीक है। अलायंस थ्योरी की बात है ना, वो लेवी स्ट्रॉस ने भी की है। लेवी स्ट्रॉस है ना, वो टैबू की बात करता है, ठीक है, टैबू। और टैबू को बोलते हैं निषेध। टैबुओं को क्या बोलते हैं? निषेध। मतलब लेवी स्ट्रॉस यूं कहता है कि समाज में कुछ एक ऐसे नियम बने रहते हैं जो लोगों को व्यवहार करने से रोकते हैं या प्रत्येक व्यवहार करने की परमिशन नहीं देते। मतलब कुछ एक पर्टिकुलर नियम होते हैं। जैसे एक नियम यह है कि अपने समूह में शादी नहीं कर सकते, अपने गोत्र है ना उसमें शादी नहीं कर सकते, ये टैबू ही तो है। और इन्हीं टैबू की वजह से जो गठबंधन सिद्धांत है ना वो निकल कर आता है। जैसे मिस्टर स्ट्रॉस है ना, वो स्त्री विनिमय की बात करता है। मैं लिख देता हूं, मिस्टर स्ट्रॉस है ना, वो भाई साहब किसकी बात करता है? स्त्री विनिमय की बात करता है ना। स्त्री विनिमय के अंतर्गत स्ट्रॉस यूं कहता है कि लोग क्या करते हैं, अपने समूह के अंदर विवाह नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ की फीमेलों को दूसरे समूह में भेजेंगे, फिर किसी दूसरे समूह से फीमेल अपने समूह में लाएंगे। तो मतलब ये जो एक्सचेंज वाला सिस्टम है ना, दैट इज अलायंस थ्योरी। और अलायंस की बात किसने की है? मिस्टर ड्यूमा ने कही है। ड्यूमा ने जो क्रॉस कजिन मैरिज है ना उसको तवज्जो दिया है, कीजिए। मिस्टर ड्यूमा ने दो तरीके की नातेदारी बताई है, और ड्यूमा ने बताई क्या है, होती भी दो तरीके की है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, दो तरीके की नातेदारी होती है। एक तो होती है रक्त संबंधी, है ना, एक होती है रक्त संबंधी, और जिसके बाद में एक होती है विवाह संबंधी, है ना। ये जो रक्त संबंधी होती है ना, इनको वंश नातेदारी बोलते हैं, डिसेंट थ्योरी बोलते हैं, है ना। इसको डिसेंट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डिसेंट यानी वंश थ्योरी भी बोलते हैं। और ये हो गया विवाह संबंधी, ठीक है। मतलब कुछ नातेदारी ऐसी होती है जो हमें जन्म के साथ मिलती हैं। जैसे पिताजी जन्म के साथ मिलते हैं, चाचा जन्म के साथ, माँ के साथ, माँ है जो जन्म के साथ मिलती है। रक्त संबंधी नातेदारी की बजाय मिस्टर ड्यूमा है ना, उसने विवाह संबंधी नातेदारी को तवज्जो दिया है। ये यूं कहता है कि रक्त संबंधी नातेदारी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती। रक्त संबंधी नातेदारी है ना, एक समय में खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने रक्त संबंधियों में ही विवाह करने लग गए, मान लो कोई परिवार है और उसके ब्लड रिलेशन में, यानी उसके जो रक्त संबंधी नाते उनमें कोई फीमेल है ही नहीं, तो किससे शादी करेगा भाई? ये जो जब तक हम अलायंस नहीं कर सकते ना, जब तक हम गठबंधन नहीं कर सकते, तब तक ये जो नातेदारी सिस्टम है ना ये आगे नहीं बढ़ सकता। और गठबंधन करने के लिए क्रॉस कजन मैरिज वगैरह इत्यादि का इन्होंने समर्थन किया है। दक्षिण भारत का जब इन्होंने अध्ययन किया था ना कल्लार समुदाय का, तो वहां पर इन्होंने ये बातें देखी थी द्रविड़ों में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने रक्त संबंधी की बजाय जो विवाह संबंधी है ना, और ध्यान रखना जो विवाह नातेदारी है ना, इसको इन्होंने कोर की संज्ञा दी है। कोर, कोर को बोलते हैं नातेदारियों का दिल। अगर हमें नातेदारी व्यवस्था को बनाए रखना है तो हमें विवाह संबंधी जो यहाँ पर गठबंधन है उसको बढ़ावा देना ही पड़ेगा। एक साथियों इनकी किताब थी होमो हिरार्किकस, मैं लिख देता हूँ, है ना। एक इनकी किताब थी होमो हिरार्किकस, एक इनकी किताब थी होमो हिरार्किकस, वो लिखी गई थी 66 में, 1966 में, ठीक है। और एक है होमो इक्वेलिस, ठीक है। होमो इक्वेलिस इनकी एक किताब है और वो लिखी गई थी भाई साहब 1977 में। तो ध्यान रखना जो होमो हिरार्किकस है ना, जिसमें तो ये संस्तरण की बात करते हैं, ठीक है। संस्तरण, और वो भी किसका? भारतीय समाज का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। होमो हिरार्किकस किताब में तो ये भारतीय समाज की बात की है, और होमो इक्वेलिस है ना जिसमें पश्चिम समाज की बात की है, ठीक है। मिस्टर ड्यूमा है ना, उन्होंने क्या किया था? तुलनात्मक अध्ययन किया था, ठीक है। और ये बात पता होनी चाहिए कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इनका जो अकादमिक कैरियर है वो माना जाता है। और मिस्टर एम एन श्रीनिवास, मिस्टर एम एन श्रीनिवास है ना,
मिस्टर एम.एन. श्रीनिवास और मिस्टर इवांस प्रिचार्ड। ठीक है, मिस्टर इवांस प्रिचार्ड है ना, जिन्होंने न्यूर जनजाति का अध्ययन किया है, उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और एक और बात है इनके बारे में कि इन्होंने जो गांव, हालांकि गांव का अध्ययन तो किया, लेकिन गांव को एक संपूर्ण इकाई नहीं माना है। इन्होंने ये बात कही थी कि गांव की कंडीशन को हम संपूर्ण देश पे कैसे लागू कर सकते हैं। इन्होंने जो ज़्यादातर तवज्जो दिया है ना, वो जाति व्यवस्था को तवज्जो दिया है और इन्होंने नातेदारी व्यवस्था को तवज्जो दिया। ये लो साहब, आपका जो डूमा है ना, एफिनिटी एज ए वैल्यू, इनकी एक किताब है एफिनिटी एज ए वैल्यू। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इनकी एक किताब है एफिनिटी एज ए वैल्यू, है ना। ये जो किताब है ना एफिनिटी एज ए वैल्यू, इसमें ये नातेदारी व्यवस्था और जाति व्यवस्था क्या क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये लो, और ध्यान रखें, इन्होंने जाति व्यवस्था की 3 विशेषता बताई है। मैं लिख देता हूं, जाति व्यवस्था की 3 विशेषता बताई है। सबसे पहले ये अलगाव की बात करते हैं, है ना। जाति व्यवस्था की 3 विशेषता या 3 लक्षण बताएं। सबसे पहले अलगाव की बात करते हैं, फिर जिसके बाद में म्यूचुअल डिपेंडेंसी, म्यूचुअल डिपेंडेंसी का मतलब होता है परस्पर निर्भरता, है ना, जिसके बाद में परस्पर निर्भरता, और जिसके बाद में पदानुक्रम की बात करते हैं, हिरार्की, है ना, जिसके बाद में ये किसकी बात करते हैं, पदानुक्रम यानी हिरार्की। ध्यान रखें, जाति व्यवस्था के 3 लक्षण, है ना, जाति व्यवस्था के 3 लक्षण, मतलब ये कहते हैं कि जातियों में अलगाव पाया जाता है, सेपरेशन पाया जाएगा और अलगाव पाया जाएगा ना। एक ऐसी जाति जिसको धार्मिक क्रियाकलाप करने की परमिशन है, एक को नहीं है, तो भाई वो तो अलगाव का शिकार हो जाएगी ना, आइसोलेशन का, उसको तो आइसोलेट कर देंगे, अलगाव पाया जाएगा। और म्यूचुअल डिपेंडेंसी पाई जाएगी, आपस में लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और हम निर्भर रहते हैं। चमड़े का काम ब्राह्मण नहीं कर सकते, चमड़ा खरीदने के लिए चमड़े वाली जातियों के पास जाना पड़ेगा। ब्राह्मण तो पूजा पाठ ही करेंगे, हमारे यहाँ कोई धार्मिक काम करवाना है तो ब्राह्मणों को बुला लो। जैसे वैश्यों की बात करें तो व्यापार वैश्य करेंगे, तो म्यूचुअल डिपेंडेंसी है और संस्तरण पाया जाएगा, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, ऊंच नीच का भाव होता है। ठीक है, ये लो भाई साहब, आपका ड्यूमा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं एक बार रिमाइंडर कर दूं, कुछ नहीं छोड़ा, कितने आसान शब्दों में कहाँ सिरदर्दी लेने की जरूरत है। इंडोलॉजी से ताल्लुकात रखते हैं, प्योर और इम्प्योर कंसेप्ट दिया है। जाति के संदर्भ में 2 तरीके की इम्प्योरिटी बताई है, टेम्परेरी इम्प्योरिटी, परमानेंट इम्प्योरिटी। ठीक है ना, जिसके बाद में हिरार्की की बात करते हैं, संस्तरण की। इनका संस्तरण भारतीय समाज को लेकर है। होमो हिरार्किकस में इन्होंने उल्लेख किया है, 1966 में लिखी गई थी। होमो इक्वेलिस है, जिसमें वो वर्ग व्यवस्था यानी पश्चिम समाज की बात करते हैं। स्टेटस और पावर की बात करते हैं, पावर के ऊपर आता है जो स्टेटस आता है, और स्टेटस है जो किससे जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। नातेदारी में ये अलायंस थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है ना, और ये इनकी किताब है एफिनिटी एज ए वैल्यू, जिसमें इन्होंने अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है। क्रॉस कजन मैरिज, जिसकी ये बात करते हैं। जिसके बाद में इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है ना, इसका इन्होंने क्या किया है, खंडन किया है। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद को इन्होंने खारिज कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ विचारधारा सर्वोपरि है, यहाँ पैसा सर्वोपरि नहीं है। ठीक है ना, और जिसके बाद में होलिज्म और इंडिविजुअलिज्म, इसका समर्थन करते हैं। प्रेमेलाई कल्लार जनजाति का अध्ययन किया है, जाति के 3 लक्षण बताए इन्होंने, ध्यान रखना। सेपरेशन की भी बात की है, म्यूचुअल डिपेंडेंसी की भी बात की है, और जिसके बाद में इन्होंने हिरार्की की भी बात की है। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका। ठीक है, एक बार देख लो, तमिलनाडु के प्रमलाई कल्लार, है ना, और गोरखपुर के एक गांव में लगभग 15 महीने तक रहे थे। इनका अध्ययन का अप्रोच दोनों है, क्षेत्रीय भी है और इंडोलॉजिकल है। ठीक है, इन्होंने गांव को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है, बल्कि जाति और नातेदारी व्यवस्था है ना, उसको तवज्जो दिया है। जिसके बाद में दोनों अध्ययनों से आते हैं, इंडोलॉजी और सोशलॉजी। सोशलॉजी को हम फील्ड व्यू भी कह सकते हैं, है ना। एक तरीके से डायलैक्टिक मेथड्स है, उसको काम में लिया। जैसा कि मैंने कहा, ऑक्सफोर्ड में एम.एन. श्रीनिवास और इवांस प्रिचार्ड, दोनों का इनको सानिध्य मिला है। और जिसके बाद में ये प्रमुख किताबें हो गई, और तो सारी नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, अब देखो, ये हमारे ऑनलाइन बैच है, मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यूपीपीजीटी का बैच प्रारंभ हो गया, जो नई वैकेंसी आने वाली है, जीडीसी मुख्य परीक्षा और जीआईसी। ठीक है, इसका हम स्टार्ट करेंगे, और यूपीएचईएससी
का भी हम स्टार्ट करेंगे, एमपी वाला चल रहा है, नेट वाला भी चल रहा है, ठीक है। मतलब आपका कोई भी डाउट है ना, इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। पहले डेमो क्लास देखना, पहला मेरा प्रदर्शन देखना, कैसा पढ़ाता हूँ, हमारा पिछला रिकॉर्ड क्या है, तब आप क्लास ज्वाइन करना, ठीक है। और जीआईसी जीडीसी की मुख्य परीक्षा वाले याद रखें, मैं स्पेशली ये बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर कब बैच स्टार्ट करोगे, तो आपको प्री पढ़ना ही पड़ेगा। आप मेरे बारे में 50 शब्द लिख सकते हो, मेरे पिताजी के बारे में 50 शब्द नहीं लिख सकते। मेरे पिताजी को जानने के लिए मेरे पिताजी को पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है, मुख्य परीक्षा वालों आप तैयारी करना चाहते हो तो पहले जो प्री के लिए क्लासेस दी थी ना, क्योंकि सिलेबस सेम है, उसकी क्लासेज आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हम प्री के लिए मॉडल क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, प्रैक्टिस सेट और होमवर्क, मतलब रोज क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आंसर राइटिंग का आप प्रयास करोगे। लेकिन उससे पहले जो प्री की क्लासेज है और वो मेंस की भी है, वो पढ़े बिना आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। अब व्लादिमीर पुतिन की मम्मी के बारे में कितना ही लिख सकते हो, मैं नहीं लिख सकता, मैं जानता ही नहीं हूँ। हाँ, पुतिन के बारे में मैं 50-100 शब्द लिख सकता हूँ। तो भाई लिखने के लिए भी हमें उसके बारे में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए ना, ठीक है। चलो साहब, बाकी आप कॉल कर लेना, जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। ये ड्यूमो कंप्लीट हो गया, खूब पढ़े, मन लगा कर पढ़े। नेट को लेकर ध्यान रहे कि नेट को लेकर शिकायतें आ रही हैं कि कुछ ग्रामेटिकल एरर थे, आउट ऑफ सिलेबस थे। अभी पेपर नहीं आया है, वेबसाइट पे पेपर डालेंगे, उसके बाद में गहन अध्ययन करेंगे। जो भी हमें करना होगा प्रयास कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, हम करेंगे। तब तक हम इंतज़ार कर लेते हैं कि वो लोग पेपर डाल दें, ताकि हम डिटेल्स में उसका रिव्यू कर पाए। अच्छे से पढ़ो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।